नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था। तो आई होप कि अभी तक आपका चैप्टर 4 तक जो भी चीज़ें मैंने करा दिया वो सब आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और वैसे स्टूडेंट जो हमसे नए जुड़े हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और आप सभी वीडियोज को जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लीजिए। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है चैप्टर 5 से, ये देखिए आपके समक्ष है। प्रश्न कहता है कि मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। चैप्टर का नाम ही आपका प्राथमिक क्रियाएं। दैट मीन्स क्रिया का मतलब समझते हैं आप लोग। क्रिया का मतलब सिंपल सा शब्द अगर बोले तो किसी काम का, अगर किसी काम को होने से रिलेशन होता है तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, एक्टिविटीज होता है वो आपका। तो प्रश्न है आपका कि मानव के वैसे क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको कुछ उससे इनकम मिलता है, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक क्रिया, प्राकृतिक क्रिया, आर्थिक क्रिया और राजनैतिक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव के वे सभी क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को यानी हम लोगों को आय यानी कि कोई इनकम प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। याद रखिएगा, वैसे सारे क्रियाकलाप जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्लियर? और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो समय के साथ बदलती भी रहती हैं। जैसे मतलब स्टार्टिंग में लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो आर्थिक क्रिया 3 थे। पहले आपका एनसीईआरटी जो पढ़ाता था आर्थिक क्रियाओं के बारे में 3 आर्थिक क्रिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, चतुर्थ सेक्टर भी आ गया। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से लोगों का इनकम करने का तरीका भी तो बदलता है। जैसे जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम तो ये कंप्यूटर वाले वर्क होते नहीं थे, तो उसमें तो ये आज लोग बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर से वर्क करके पैसे कमा रहे हैं ना। तो आर्थिक क्रियाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। अभी आर्थिक क्रियाओं की संख्या 5 हो चुकी है और ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए कि आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आपको अब जवाब देना है 5। एनसीईआरटी अभी आपको 4 ही पढ़ा रहा है, जो पुराना एनसीईआरटी है। नए एनसीईआरटी में आपको 5 पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप तक आपका पहुंच चुका है। अगला आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है इसको आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए प्रश्नों को थोड़ा सा नीचे कर लूं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। जनरली प्राथमिक क्रियाकलाप का संबंध आपका जो भी नेचर, मतलब जो भी लोग नेचर मतलब डायरेक्ट उसका संबंध नेचर से होता है, प्रकृति से होता है, उसको हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जो मतलब स्टार्टिंग पीरियड में जो भी काम शुरू हुआ था, जैसे खेती करना, आपका आखेटन करना, आखेटन मतलब होता है शिकार करना, वस्त्र निर्माण, मतलब बहुत सारे जो भी खनन का कार्य होता है, ये सब आपके आ जाते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो वही यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। देखिए व्यापार, उद्योग, कृषि और सभी यहाँ पर दे रहा है। तो व्यापार, उद्योग और कृषि, तो इसमें से आपका जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, नेचर से संबंध किसका? डायरेक्ट देखिए यहाँ पे, तो कृषि का जो संबंध है डायरेक्टली यहाँ पे नेचर से, यानी कृषि जो आता है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में। और भी एग्जाम्पल्स जैसे आखेटन हो गया आपका, बहुत सारे मतलब जो भी कार्य होते हैं ना जो नेचर से डायरेक्टली संबंध है, जैसे मछली मारना, मौनी बीनना जो होता है, टोकरी बुनना, ये सब आपका क्या आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। सिंपल है, समझते चलिएगा। अगला जो आपका प्रश्न देखिए थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि लाल कॉलर का संबंध है। देखिए लाल कॉलर जो श्रमिक होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप वाले श्रमिकों को ही लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो घर से बाहर का होता है। तो कार्य क्षेत्र जो होता है वो घर से बाहर होने के कारण इनको लाल कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत बार ऐसे पूछा जाता है स्वर्ण कॉलर किनसे संबंधित है, लाल कॉलर किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान देना होगा। लाल कॉलर का संबंध जनरली आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंध है। और जब तक मतलब कहा जाता है ना, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या आपको हासिल होने वाला है। सफलता जो होता है हाथों की लकीरों में नहीं होता है, माथे के पसीने में होता है। तो माथे के पसीने से आपको सफलता मिलता है। तो ध्यान दीजिए, जितना मेहनत आदमी करता है उतना उसको सफलता भी मिलता ही मिलता है। थोड़ा समय लगे या जो भी हो, लेकिन सफलता मिलता है। तो मेहनत करते रहना चाहिए। तो लाल कॉलर का संबंध जनरली किससे है? प्राथमिक क्रियाकलाप से। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है आपका कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। जब च्युइंगम हम लोग खाते हैं तो च्युइंगम को चूसने के बाद लास्ट में च्युइंगम खत्म ही नहीं होता है। आपने एक जोक पढ़ा होगा कि मतलब कहता है हे प्रभु कुछ ऐसा मुझे चीज़ दीजिए जो मैं कभी भी खाते रहूं, खत्म ही ना हो। तो प्रभु कहते हैं तथास्तु वत्स, तो च्युइंगम दे देते हैं। वो चूसते मतलब उसको खाते गया खत्म नहीं होता है च्युइंगम। तो च्युइंगम को खाने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न यही है आपका। ऑप्शंस है अवशेष, रबर या चिकल या गम। तो क्या कहा जाता है? उसको चिकल कहा जाता है। ये जेपोटा नामक वृक्ष से ये जो च्युइंगम होता है बनाया जाता है। बचपन में हमको सब सिखा दिया था कि जो च्युइंगम होता है ना वो मांस से बनता है। मैं भी डर गया कि भाई सही होता है,
लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, च्युइंगम जो होता है एक वृक्ष से बनता है, पेड़ पौधे से बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के प्रमुख पशु हैं। ये प्रश्न, ये सारा प्रश्न ऐसा प्रश्न है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। जैसे देखिए, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के प्रमुख पशु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो चलवासी पशु होते हैं उसी को आपको यहाँ पे नाम बतलाना है। ऑप्शन है भेड़, बकरी, ऊंट या गाय या बैल। तो जनरली इसमें चलवासी पशु आपको कौन लग रहा है, गाय और बैल। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के प्रमुख पशु आपके गाय और बैल हैं। और यही बात कर लें सहारा और एशिया मरुस्थल की, तो वहाँ के भेड़, ऊंट, बकरी, ये सब जो होता है वो जनरली आपके मुख्य प्रमुख जो पशु हैं वो होते हैं। तिब्बत और एंडीज की अगर बात कर लें तो याक और लामा। हाँ देखिए, लामा जो है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आपके जो है 2022 एग्जाम हुआ ना, 2022 एग्जाम में बोर्ड ने एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था, उसमें लामा का जिक्र किया गया था। तो लामा जो होता है तिब्बत और एंडीज के क्षेत्रों में ये पाए जाने वाला एक तरह का पशु है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो मैं आपको पहले ही इससे आगाह कर दे रहा हूँ। समझ जाइएगा अगर सारे प्रश्नों को अच्छे से, तो आपको सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएंगे बखूबी, और बहुत अच्छे से मैं स्लोवली अच्छे से आपको पढ़ा भी रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न जो 6 नंबर आपका है, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है, ये पूछा गया है 2022 के मॉडल में, इसको भी डाला गया था। तो जो भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे ला दिया है, तो ध्यानपूर्वक देखते जाइए। चलवासी, इनमें कौन चलवासी पशुचारण है, तो चलवासी देखिए, लामा आ गया, याक आ गया, रेनडियर आ गया, ये सब जो है आपके चलवासी पशुचारण से ही संबंधित है। लामा अभी मैंने आपको बताया तिब्बत और एंडीज के क्षेत्रों में होता है। लामा जो वहाँ का प्रमुख जो पशु है ये आपका। याक की बात कर लें तो ये याक भी मतलब वहीं का है जो तिब्बत और एंडीज का क्षेत्र है। रेनडियर की बात करें तो ये आर्कटिक। तो रेनडियर आपको अगर आपसे पूछे तो आर्कटिक बताइएगा, क्लियर। तो ऐसे पूछाएंगे, तो इनमें से सभी इसका हो जाएगा। ये सब आपके चलवासी पशुचारण से संबंधित है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 7 नंबर। अगर बच्चे, जो बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको आंसर पता है तो लाइव चैट में जरूर बताइए, ठीक है। जो लास्ट में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। अब तो यूट्यूब ने अपना एक बहुत अच्छा मतलब एक फीचर दे दिया है कि अब लाइव का ऑप्शन अलग आपका हो गया है, शॉर्ट्स का ऑप्शन अलग हो गया है, और आपका वीडियोस का भी ऑप्शन क्या हो गया है, तो अलग हो गया। तो अब इससे आपको लाइव क्लासेस भी आपकी नहीं छूटेगी, प्लस में जो भी वीडियोज अपलोड होंगे वो सब वीडियोज भी अब आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है, यूट्यूब के द्वारा बनाया गया है, तो आया है। इससे मतलब मुझे भी बहुत खुशी हुआ, ताकि बच्चों को लाइव क्लासेस खोजने में दिक्कत ना हो, वीडियोस खोजने में दिक्कत ना हो, अच्छे से उसको देख पाएंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन वो कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल वे में एक तरह का। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या इनमें से सभी। तो ये सभी जो देश हैं वो एक तरह से वाणिज्य पशुधन पालन करते हैं, मतलब पशुधन को पालने के लिए एक अपना समझिए कि व्यवसाय बना लिए हैं, लोगों द्वारा एक व्यवसाय बना लिया गया है। निम्नलिखित देशों में जो नाम यहाँ पे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए में भी। तो ये सारे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है आपका, यहाँ पर भी जो होता है वो पशुधन को ये आपका एक तरह से मतलब कॉमर्शियल वे के रूप में लिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, आदिकालीन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में किया जाता है। 8 नंबर देखिए, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जी, इससे प्रश्न आपका हर साल बनेगा तो बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि कहने का मतलब इसको स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको और भी स्थानांतरण मतलब स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम हैं, आपको ध्यान देना होगा। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को आप कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि। तो याद रखिएगा, ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आदिकालीन निर्वाह कृषि जो होता है वो ज़्यादातर आपके हमारे मतलब इसके अन्य नाम भी हैं, वो सब मैं आपको बतलाऊंगा। अन्य नाम यही हो गया कर्तन एवं दहन कृषि आपका। इसका एक और नाम आप दे सकते हैं स्थानांतरणशील कृषि। कर्तन एवं दहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी किसान खेती करता है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं पदार्थ, जैसे हमारे यहाँ कैसे जब धान की कटाई होती है तो पुआल बच जाता है खेत में, तो लोग उसको जला देते हैं। ये कर्तन एवं दहन कृषि में उसको जलाने की परंपरा चली आती है, जिससे कि वो जो जल जाता है वो फिर अपना गल कर सड़ कर वो फिर उसको उर्वरक के रूप में कार्य क्षेत्र में काम कर देता है। क्लियर। तो ये समझिएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में किया जाता है, यहाँ पे क्षेत्र का नाम पूछ रहा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और भी अनेक क्षेत्र हैं, जैसे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अमेरिका में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि के
के अन्य नाम है। अभी प्रश्न आपको मैंने ऊपर बताया, आदिकालीन निर्वाह कृषि यही कहा गया जो अफ्रीका और मध्य अमेरिका ये सब में किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर ये कृषि होती है। स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानता है, कर्तन एवं दहन के नाम से भी, और स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, मतलब ये आदिकालीन कहने का मतलब हो गया कि पुराने समय से चला आ रहा है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि आपको ध्यान देना होगा। तो कर्तन एवं दहन कृषि और स्थानांतरणशील कृषि के नाम, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा, देखिए 10 नंबर देखिएगा, कि इनमें से कौन सी औजारें कर्तन एवं दहन कृषि में प्रयोग की जाती है। तो कर्तन एवं दहन कृषि में कौन कौन सी औजारें प्रयोग की जाती है, प्रश्न आपसे पूछा है। लकड़ी, कुदाली, फावड़ा या इनमें से सभी। तो देखिए कर्तन और दहन कृषि में प्रयोग की जाने वाली ये सब है। लकड़ी भी यूज किया जाता था, कुदाली भी, फावड़ा भी, ये सब यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप टर्म्स को देखते चलिएगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। 11 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ गया है, थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए। 11 नंबर, अरे और थोड़ा सा ऊपर जा, अरे थोड़ा सा नीचे, कहाँ चला जा रहे हो तुम। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस कृषि को मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। लदांग, मैक्सिको में इसको, देखिए मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आदिकालीन निर्वाह कृषि को। और इसे हम लोग के यहाँ भारत में, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे पूछे ना कि झूमिंग कृषि, तो इसी को कहा जाता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। मैंने आपको बोला ना, देखिए मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बोला था कि इसके अन्य नाम है स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जानते हैं आप इसको कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? आगे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है मित्रों। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, देखिएगा प्रश्नों को कीजिए समझ कर कीजिए, प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। देखिए भारत के सिंध गंगा के मैदान में और पश्चिमी भाग में पूछ रहा है, तो कौन सी फसलें, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मटर। तो देखिए गंगा कह दिया तो जनरल सा बात है कि आपको पता है शुष्क जो होते हैं, ऑप्शंस को ध्यान से दीजिए। बाजरा ये सब जो भी दलहन होता है वो सब शुष्क होता है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब शुष्क हो गया। मटर भी आपका एक तरह से हम लोग लें तो दलहन वाले पौधे जो होते हैं वो ज़्यादातर सूखे क्षेत्रों में होते हैं। और यहाँ पर सिंध और गंगा के मैदान पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा, और पश्चिमी भाग है तो यहाँ पर आपका गेहूं हो जाएगा, क्योंकि गेहूं जो होता है वो आपके पानी इसको चाहिए। लेकिन ये सब जो सिंध गंगा के मैदान में जिधर पानी का ज़्यादा क्षेत्र उधर दलहन वाले पौधे कम होते हैं। तो दलहन वाले पौधे शुष्क प्रदेश में, जैसे आपका जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिणी में होते हैं शुष्क वाले, तो दक्षिणी और पश्चिमी में भी ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ से आपका गेहूँ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन इसको मैं कर लूँ, कहाँ गया। 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा आगे आपके समक्ष, कि चावल धान की खेती संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? चावल और धान की खेती। तो देखिए इससे क्या होता है, चावल और धान से हमारे जो भी पॉपुलेशन है उनका ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का क्या होता है, तो निर्वहन होता है। तो इसको गहन निर्वहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल और धान की खेती संबंधित है किससे? गहन निर्वहन। वही चावल मतलब धान ही कहा गया, धान को ही ना हम लोग चावल के रूप में फिर बनाते हैं। तो वही बात याद रखिएगा, चावल और धान की खेती संबंधित है, तो गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आप देखोगे 14 नंबर, गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं। तो जो गहन निर्वहन कृषि आपके होते हैं, इसके भी आपके 2 प्रकार होते हैं। एक जो होता है वो चावल रहित होता है, और एक जो होता है वो चावल प्रधान होता है। तो पहला जो आपका होता है वो चावल प्रधान जो होता है, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि होता है। दूसरा जो होता है वो चावल रहित होता है। चावल रहित कहने का मतलब हो गया कि जिसमें चावल की मतलब इसमें ज़्यादातर गेहूं आपके हो गए, ये सब आपके एग्जाम्पल के तौर पे आ गए। और चावल प्रधान में जनरली इसमें चावल को ही ज़्यादा उपजाया जाता है। तो गहन निर्वहन कृषि भी 2 प्रकार के आपके कौन कौन से, तो एक आपका हो गया चावल प्रधान और एक हो गया आपका हो गया चावल रहित। क्लियर? तो इस तरह से टर्म्स को आप याद करोगे। समझ में आ रहा है सभी को? अगला प्रश्न आप देखिएगा थोड़ा, 15 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है।
ग्रामीण अधिवास वही जनरली जिसका संबंध नेचर से हो, प्रकृति से हो। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है इसी का संबंध जनरली आपका जो है वो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर्थिक क्रिया पूछ रहा है तो आर्थिक क्रिया में आपका प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप का जो संबंध है वो ग्रामीण अधिवासों से है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुक करेंगे। अपना 16 नंबर देखेंगे, रबड़ किस प्रकार की कृषि को उपज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वीवीआई लीजिएगा। ऐसे इस वीडियो के जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट लग भी रहा होगा और इंपॉर्टेंट है भी। प्रश्न आपका है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो रबड़ जो आपका है वो रोपण कृषि है बच्चों। रबड़ जो है रोपण कृषि। रोपण कृषि अन्य और भी रोपण कृषि का मैं नाम बताऊँ, जैसे चाय हो गया आपका, कॉफी हो गया, चाय कॉफी, ये आपका रबर हो गया, कपास हो गए, अनानास हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, तो ये सब रोपण कृषि में आता है। तो याद रखिएगा चाय और कॉफी को तो तुम कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि बार बार प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। और अभी मैंने प्रश्न नीचे भी आप देखिएगा तो सेट कर रखा है इससे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, पूछ रहा है कौन जो है वो आपका रोपण फसल निम्नलिखित में से नहीं है। देखिए कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो गेहूं जो है जनरली रोपण फसल नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कॉफी, गन्ना, रबर ये सब जो है आपका रोपण फसल है, लेकिन गेहूं आपका रोपण फसल नहीं। अभी आपने पढ़ा गेहूं जो है आपका गहन निर्वहन कृषि है। गहन निर्वहन में भी कैसा आता है, तो चावल रहित गहन निर्वहन कृषि है। क्लियर। तो ऐसे टर्म्स को आपको डिस्कस ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है कंसेप्ट को, और आगे आपको आंसर इसका करना होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। औपनिवेशिक कहने का मतलब होता है कि जब यूरोप वाले आए तो अपना औपनिवेश मतलब गुलाम बनाना होता है ना, मतलब औपनिवेश करना। तो औपनिवेशिकों समूहों द्वारा किया गया, मतलब जो जनरली जो दूसरे देशों को गुलाम बनाने के चक्कर में रहते थे उनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है कोलखोज, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या बाजारीय कृषि। तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रोपण कृषि का ज़्यादातर हुआ था। तो कौन सी कृषि के प्रकार का विकास किया था, जैसे देखिए रोपण कृषि की बात करें तो इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ आए तो चाय का चस्का लगा दिया, श्रीलंका में भी जाकर चाय का चस्का लगा दिया। तो ब्रिटेन वाला जो था भारत में चाय को लाया था। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। फ्रांस वाले जो थे वो अफ्रीका में कॉफ़ी ये सब लाए थे। तो ये आपको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यही औपनिवेशिक वाले जो होते हैं, चाय वही अंग्रेज का लत लगाया हुआ है चाय। देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है आपके बोर्ड में भी, तो याद रखिएगा इसको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अभी मैंने आपको बोला था ना कि इसको कॉमर्शियल वे में कौन कौन से देश लेते हैं। तो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया के जो आपका जो भी डाउन्स वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी। तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में भी होता है विस्तृत वाणिज्य कृषि, यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र में भी होता है, और उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र में भी होता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। अगला देखिएगा 21 नंबर प्रश्न करता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ऑप्शन है गेहूं, जौ, राई, मक्का। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल आपका गेहूं है। जौ, राई, मक्का ये सब मुख्य फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग 22 नंबर। और हाँ, वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को पता है आपको क्या करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और 22 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए, मिश्रित कृषि निम्न में से कहाँ की जाती है। मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग आपके निम्नलिखित में से कहाँ की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग या सभी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी होता है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग में भी, और यूरेशिया के कुछ भागों में भी इसका खेती जो होता है वो किया जाता है मिश्रित कृषि का। याद रखिएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा हमें, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा BSEB, देखिए इसी तरह से QUIZ इतना सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर पहले आपको एक वेबसाइट मिलेगा BSEBQuiz.com करके। ठीक है, तो BSEBQuiz.com करके आपको एक वेबसाइट मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के जो हैं वो आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल है। आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ से आपको क्यूजेज के रूप में मिल जाएंगे। आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, आसानी से आप सारे प्रश्नों को याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा 23 नंबर, मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो मिश्रित कृषि में आपका किस प्रकार का, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। गेहूँ, जौ, राई ये सब मिश्रित का था, लेकिन प्रमुख पूछा था ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आपका गेहूँ हो जाएगा। अगला देखिएगा
24 नंबर, इनमें से कौन वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है? तो वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपके जो हो जाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इनमें से सभी। देखिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी जो होता है वाणिज्य डेयरी कृषि किया जाता है, कनाडा में भी, न्यूजीलैंड में भी। तो आपको ये टर्म्स ध्यान में रखना होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख कर लीजिए, देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि से संबंधित है? तो जिसका संबंध खट्टा से हो गया वो सब भूमध्य सागरीय कृषि, अंगूर हो गया आपका, अनानास हो गया, ये सब भूमध्य सागरीय कृषि। तो याद रखिएगा अंगूर जो भी खट्टा पदार्थ हो गया ना, तो ये सब तो खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे होती है? भूमध्य सागरीय कृषि। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो अंगूर की कृषि इसमें हो जाएगा, क्योंकि अंगूर आपका जनरली रसदार खट्टा रसदार फल है, क्षेत्र मतलब फसल एक तरह से जो भी कहिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? अंगूर की कृषि। आप अगला प्रश्न देख लीजिएगा 27 नंबर क्या कहता है कि ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसको क्या नाम दिया गया? तो ट्रक के नाम पर दिया गया इसका ट्रक फार्मिंग, यानी ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे पीडीएफ इसका अपलोड कर दूंगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको सर जाके करना है सॉफ्ट स्टडी। आप सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा आइकन के साथ आपको क्या मिल जाएगा? चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लोगे, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त और दूसरे प्रकार की कौन सी कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा कारखाना कृषि भी वहाँ पे की जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पे कारखाना कृषि भी किया जाता है। क्लियर? अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 29, सहकारी कृषि अधिक सफल रही? तो ये डेनमार्क में अधिक सफल रही थी। तो और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है प्रश्न, ये वीवीआई प्रश्न है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ में रही थी? तो आपका हो जाएगा डेनमार्क में। क्लियर बच्चों? तो डेनमार्क आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक खोज का नाम दिया गया था। कोलक खोज, क्या जी? कोलक खोज, याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सामूहिक मतलब इसमें सभी लोगों का योगदान रहता है। 31 नंबर, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। फूलों की कृषि आपका पुष्पोत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? अगला देखिए, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में होता ही है, यूरोसिया के स्टेपिज में भी होता है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में भी होता है, अमेजिन बेसिन में नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होता है? तो अमेजिन बेसिन में, अमेजन बेसिन में, याद रखिए। 33 है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, यानी खाने वाला फसल कौन है? तो इसमें से खाने वाला फसल आपका गन्ना, कॉफी, मक्का, रबर। तो देखिए तो कौन है, कौन सी जो है वो खाद्य फसल है? तो गन्ना खाद्य फसल नहीं है, कॉफी खाद्य फसल नहीं है, रबर नहीं है, मक्का आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना? अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 34 नंबर, चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले व अनाज किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? भैया रोपण कृषि का उदाहरण है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न को आपको पलट कर भी पूछ देगा कि बताइए रोपण कृषि के कुछ उदाहरण दीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न आप देखिए 35 नंबर, मानव का सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? तो सबसे स्टार्टिंग में प्राथमिक क्रियाकलाप लोगों ने करना शुरू किया था, तो पशुपालन, खनन, आखेटन एवं भोजन संग्रह, बुनाई। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया था? आखेट करना ही शुरू किया था और भोजन का संग्रहण ही शुरू किया था। तो आपका आखेट का मतलब होता है शिकार करना, जो शिकार करते हैं ना, तो वही आखेट का मतलब होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम सभी के बारे में पढ़ना है आपका। तो अभी आज की इस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 को, प्राथमिक क्रियाओं को कंप्लीट किया है, और पिछले क्लास में मानव, जो आपका मानव विकास था वो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप सारे क्लास को अच्छे से अटेंड करते जाइए। इस चैप्टर से मैंने आपको टॉप 35 ऑब्जेक्टिव कराया है और इसका सब्जेक्टिव भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इस महीने तक, मतलब जो लास्ट आने वाला है, तो इस महीने के लास्ट तक, यानी कि नवंबर के लास्ट तक आपको
पूरा का पूरा फर्स्ट बुक का खत्म होगा। देखिए फर्स्ट बुक में 4 यूनिट आपके हैं, जिसमें से हम लोग अभी तीसरे यूनिट में वर्क कर रहे हैं। तीसरे यूनिट का ये पहला चैप्टर है, प्राथमिक क्रियाकलाप। 9 चैप्टर तक आपका तीसरा यूनिट में, फिर चौथा यूनिट जो होगा, यानी तीसरा और चौथा यूनिट इसी मंथ में हम लोग नवंबर वाले मंथ में पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। दिसंबर में हम लोग सेकेंड बुक को खत्म करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से सिलेबस आपका समय पे खत्म कर दिया जाएगा। बस आप लोग क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन कीजिए और पर डे वीडियोस को देखिए, पर डे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा कीजिए। अभी के टाइम में आपके पास सारे सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि पढ़ाई तो सब कोई करता है, पढ़ाई तो सब कोई करता है, लेकिन क्लास में या यूं कहें कि अपने आसपास के समाज में अच्छा वही करता है जो सबसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता है। तो मित्रों, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िएगा तो आप अच्छा कर लीजिएगा अपने दोस्तों से, ये बिल्कुल सी बात है। और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रतिस्पर्धा का माहौल चल रहा है, तो आप बिल्कुल प्रतिदिन मन लगाकर पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, सारे प्रश्नों को करते जाइए। मैं आपका साथ दे ही रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो बस इस तरह से वीडियो का फ़ायदा उठाइए, पढ़ते जाइए। मिलते हैं हम लोगों क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।